नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है, आई एम श्योर आपने उसके बारे में सुना ज़रूर होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके भी श्योर हूँ कि उसकी जो डिटेल्स हैं उसको समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि उस वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। एक तो यमन की खुद की गवर्नमेंट है, फिर यमन में जो चल रहे रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी एक चलाई गई सरकार है, उसके बाद यूएसए का कुछ हाथ है, फिर सऊदी अरेबिया का कुछ हाथ है, एंड रिसेंटली यूएई का भी कुछ हाथ उसमें देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं वन वर्ड में कि इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसको समझना इतना आसान नहीं है। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से यमन में जो सिविल वॉर चल रही है उसमें कौन से प्लेयर्स हैं एंड किस किस के पास बेसिकली क्या क्या पावर आज की डेट में एग्जिस्टिंग है। लेकिन इसी के साथ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द हुथी मूवमेंट। यानी कि जो आज की डेट में आपने हुथीज रेबल्स के नाम से सुना होगा या हुथी मूवमेंट के बारे में सुना होगा, इसके पूरे इतिहास के बारे में बात करेंगे। असल में ये कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से ये पैदा हुए, किस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई और इसने पॉलिटिकल कैरेक्टर कब जाके अटेन किया, राइट। और इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो यूएसए गवर्नमेंट, जो लेटेस्ट यूएसए गवर्नमेंट जो बाइडेन की सरकार है, वो हुथी रेबल्स को लेकर क्या करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे आपकी तैयारी को आसान करने के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है 1000 MCQs हिस्ट्री कोर्स। यदि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें हमने इन सभी चीज़ों को कवर किया है और इस कोर्स को आप मात्र 999 में बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम फोकस करेंगे जो हुथी मूवमेंट की हिस्ट्री है उसके ऊपर। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि जो यमन है वो असल में मोटा मोटा एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। आपको मालूम होगा जो मुस्लिम या फिर इस्लाम हम धर्म की बात करते हैं तो उसमें दो मोटे मोटे सेक्ट्स हैं, जिसमें एक सुन्नी सेक्ट है और दूसरा जो सेक्ट है वो शिया सेक्ट है। नाउ यमन की जो कंट्री है वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन इस सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री में जो जायदीज़ हैं, ठीक है, जो जायदीज़ हैं ये बेसिकली फॉर्म करते हैं शिया ब्रांच ऑफ इस्लाम का हिस्सा, ठीक है। और ये इनकी अगर हम पॉपुलेशन में इनके हिस्से की बात करें तो दे रफली मेकअप अराउंड 1/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो जायदीज़ का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये असल में शिया ब्रांच को फॉलो करते हैं। जायदीज़ का नाम कैसे पड़ा? जायदीज़ का नाम बेसिकली पड़ा है आफ्टर जायद बिन अली। जायद बिन अली वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ इमाम अली, और इमाम अली कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न और सन इन लॉ थे इमाम अली, जिनके ग्रेट ग्रैंडसन का नाम जायद बिन अली था, जिनके नाम पे यमन के जो जायदीज़ हैं उनका नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए, कई सारी सदियों तक जो जायदीज़ हैं ये यमन में काफ़ी पावरफुल सेक्ट की तरह चलते रहे। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल हो चुके थे कि 16वीं सेंचुरी की बात है, 16वीं सदी की बात है, इन्होंने एक इमामेट भी एस्टैब्लिश किया था। इमामेट में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि इन्होंने अपने लिए एक फॉर्मल संगठन स्थापित किया था, जिसके चलते इनको फॉर्मल रिकग्निशन मिलने लग गई थी अपनी कंट्री में। लेकिन हुआ क्या, 16वीं सेंचुरी के बाद ये इमामेट इट वेंट इनटू डिक्लाइन, जिसकी वजह से जो जायदीज़ का ये इमामेट था या फिर जो इनकी पावर थी ये ऑब्वियसली थोड़ी कम होने लग गई इन द 19वीं सेंचुरी। 19वीं सदी में क्या हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर था उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। आपको मालूम होगा 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा था, राइट। ये वाली फिगर में इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर ये केवल 17वीं सेंचुरी की एंड का फिगर दिखाता है आपको। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को और फैलाने की कोशिश करी। जो ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, येलो वाला पार्ट, ये बेसिकली दिखाता है द एक्सटेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, एंड दैट इज़ ओनली एट द एंड ऑफ द 17वीं सेंचुरी। इसके बाद इन्होंने इसको और फैलाने की कोशिश करते करते इन्होंने कई सारे एरियाज़ में अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे जो ऑटोमन एम्पायर है वो कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। 1918 की बात है, आपको मालूम होगा इसका कनेक्शन भारत की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भी है, राइट, जिसमें हमने जो भारत में शुरू हुई थी खिलाफत मूवमेंट। खैर, जो ऑटोमन एम्पायर 1918 में जब ये कोलैप्स हुआ तो उस टाइम पे जायदीज़ फिर से एक बार पावरफुल बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनको सप्रेस ही ऑटोमन एम्पायर ने किया हुआ था।
जब ये दोबारा से पावरफुल बनना स्टार्ट हुए, इन्होंने अपनी पावर को नॉर्दर्न यमन में एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इनकी पावर रही 30-40 साल तक ये पावर में रहे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, 1962 में इजिप्ट ने फिर से क्या किया, इजिप्ट ने जो जायदीस की मोनार्की थी इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करी और वो इसमें सफल भी रहे। तो 1918 में वापस पावर में आए, लेकिन 1962 में फिर से इनकी पावर कम होने लग गई। अब क्या हुआ, देखिए 1962 के बाद यहाँ पे जो जायदीस थे इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर सामने आते हैं। इनका नाम है बद्र अल दीन अल हुथी, और यहाँ से आप देखेंगे आगे जाके किस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवमेंट को, जो पहले जायदीस की मूवमेंट थी उसके बाद इसका नाम बिलीविंग यूथ मूवमेंट पड़ा, आगे जाके इसका नाम हुथी मूवमेंट भी कैसे पड़ा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एंटरप्राइजिंग लीडर थे, और यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू करी गई थी बाय दीज टू पीपल, बद्र अल दिन अल हुथी और साथ में इनके बेटे थे हुसैन अल हुथी। इन्होंने 1990s की बात है जब इन्होंने एक नया ग्रुप खड़ा किया जिसका नाम था बिलीविंग यूथ ग्रुप, ठीक है। और बद्र अल दिन अल हुथी जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्लेरिक थे नॉर्दर्न यमन में, जिसकी वजह से लोग इनको काफ़ी मानते भी थे। और ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी बिलीविंग यूथ मूवमेंट, ये एक तरीके से रिवाइवलिस्ट ग्रुप था। रिवाइवलिस्ट यानी कि इनका बेसिकली कोशिश ये थी कि जो हुथीज, जो जायदीस की पावर कम हो चुकी है इजिप्ट के ये वाले इंसिडेंट के बाद, जो इजिप्ट ने मोनार्की को ओवरथ्रू किया, इसके बाद जो इनकी पावर कम हो चुकी है, हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं, इसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या हुई थी, 1979 की जो ईरानियन रेवोल्यूशन, आई एम श्योर आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन मानी जाती है। जो 1979 की रेवोल्यूशन हुई वहाँ से भी इनको काफ़ी प्रेरणा मिली, तो इनको लगा कि अब हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, अब अगर हम यहाँ पे अपना बेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत ही वास्ट सोशल और रिलीजियस नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये इस चीज़ में कामयाब भी रहे। ये वाली जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं ये बद्र अल दिन अल हुथी की है, जो कि एक तरीके से फाउंडर माने जाते हैं बिलीविंग यूथ मूवमेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया नॉर्दर्न यमन में। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया एंड दे वर एक्चुअली वेरी वेरी सक्सेसफुल। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या था, यहाँ तक इनका कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं था कि हम किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं या फिर हमारा कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर है, ऐसा कभी भी नहीं था। इनको केवल जो अपना ग्रुप्स हैं, जो जायदीस थे, उनकी पावर को कहीं ना कहीं बना के रखने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तक क्या था कि इनका जो कैरेक्टर था ना वो एक सोशल कैरेक्टर था। अब देखिए इनको और प्रेरणा कहाँ से मिली, जब सन 2000 की बात है, काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए थे पैलेस्टीन की टेरिटरीज में अगेंस्ट इजराइल। तो उस टाइम पे हुथीज ने इनको सपोर्ट किया कि हम पैलेस्टीन्स के साथ हैं। साथ ही में इस टाइम पे क्या हुआ, यूएसए की जो जंग चल रही थी 2001 में अफगानिस्तान में, वहाँ पर भी हुथीज को लगा कि हमें इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि यूएसए यहाँ पे गलत कर रहा है। इनफैक्ट आफ्टर द इराक वॉर जो कि 2003 में ख़त्म हुई, तब हुथीज ने अपना एक नया नारा बना लिया। उन्होंने कहा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स अपॉन द जूज, विक्ट्री टू इस्लाम। लेकिन अगेन एक चीज़ को समझिए कि अभी तक इनका जो कैरेक्टर था वो केवल सोशल कैरेक्टर था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये यमन की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं दे रहे थे। ये यमन के बाहर जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पे अपने जो कुछ ओपिनियंस हैं या फिर कुछ मूवमेंट्स है उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल कैरेक्टर इन्होंने अटेन करना शुरू कर दिया आफ्टर द यूएस इन्वेजन ऑफ 2003। एंटी अमेरिकनिज्म जो है वो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि अमेरिका के खिलाफ अधिकतर मुस्लिम देश जो है अमेरिका के खिलाफ हो चुके थे, एक्सेप्ट वी कैन से सऊदी अरेबिया। उस टाइम पे क्या हुआ, जो हुथी फादर एंड सन्स, ये बेसिकली इन्होंने इसको समझा कि बहुत अच्छा मौका है, हमारी मूवमेंट सोशली बहुत एक्टिव है और क्यों ना हम इस मूवमेंट को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील कर दें। और इन्होंने अपने पीछे कई सारे ट्राइब्समैन को लगा लिया, जिसके साथ इन्होंने जो यमन की सरकार थी उसके खिलाफ भी आवाज़ें खड़ी करनी शुरू कर दी, उसके खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इस टाइम पे यमन के जो प्रेसिडेंट थे इनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह। आई एम श्योर आपने सुना होगा, यमन के पहले प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने यमन के ऊपर लगभग 30-32 साल तक राज किया है। एंड ये मूवमेंट टर्न्ड पॉलिटिकल एंड स्टार्टेड अटैकिंग द करप्ट रेजीम ऑफ अली अब्दुल्ला सालेह एंड हिज सपोर्ट फॉर द यूएस वॉर ऑन टेरर। ये भी कहीं ना कहीं यूएस को सपोर्ट कर रहे थे और इसीलिए जो बिलीविंग यूथ मूवमेंट थी इनको लगा कि अब सही टाइम है, हम अपने प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे कुर्सी से हटा सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट पद पर थे सिंस 1990s और 2003 में आके जब 13 साल हो चुके थे
तब इनको लगा कि हम इनको यहां से कुर्सी से हटा सकते हैं। अब क्या हुआ, 2004 में जब सले की गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि ये वाली मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि याद रखिए इनका जो पूरा का पूरा होल्ड था ये नॉर्दर्न येमेन में था। आप देख सकते हैं ये जायदी यहाँ पे लिखा हुआ है, और लेकिन ध्यान से देखिए नॉर्दर्न येमेन में येमेन की राजधानी भी फॉल करती है जिसका नाम है सना। तो इसीलिए अली अब्दुल्ला सले को लगा कि अगर सना में इनका होल्ड बढ़ रहा है तो कहीं हमारे लिए मुसीबत खड़ी ना हो जाए, राइट। सो 2004 में यानी कि अगले ही साल साले की गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया अगेंस्ट हुसैन अल हुत्थी, जो कि इसके जो मेन फाउंडर के बेटे थे। हुसैन अल हुत्थी के खिलाफ इन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया, इन्होंने अरेस्ट को रेजिस्ट किया, साथ ही में एक इंसर्जेंसी शुरू हो गई, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद सितंबर में जो येमेन की गवर्नमेंट ट्रूप्स थी उन्होंने रेबल्स को अटैक किया और हुसैन को मार दिया, यानी कि 2004 में इनकी असैसिनेशन कर दी गई थी। अब क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ हुसैन दिस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन जायदी स्ट्रॉन्ग होल्ड सदा वॉज लोकली कॉल्ड द हुत्थीज मूवमेंट आफ्टर देयर मार्टियर्ड लीडर। क्योंकि इसका नाम हुत्थी था तो इसीलिए जो बिलीविंग यूथ मूवमेंट थी इसका नाम कहा जाने लगा हुत्थीज मूवमेंट, क्योंकि इनके जो नेता थे इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको असैसिनेट किया गया था। इस तरीके से हुत्थी मूवमेंट का जन्म हुआ। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द हुत्थीज मूवमेंट। अब आगे समझते हैं, अब आप समझ पाएंगे येमेन की पूरी वॉर को किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। देखिए 2011 पे बात आ जाती है। नाउ वी आर स्किपिंग 5-6 ईयर्स ऑल टुगेदर। 2011 में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत होती है। आपको ध्यान होगा अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत हुई थी अफ्रीकन कंट्री ऑफ टूनीशिया में, और जब ये शुरुआत हुई इन्होंने टूनीशिया के जो डिक्टेटर थे उनको गिराया, उसके बाद इजिप्ट के जो डिक्टेटर थे उनको भी गिराया। जो लोगों ने यहाँ पे आवाज़ें उठाई कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ अनफेयर है या फिर सही से सेवाएं नहीं दे रही है, जिसके चलते ये दोनों के दोनों डिक्टेटर्स को गिरा दिया था। साथ ही में क्या हुआ, इसी चीज़ से इंस्पायर होकर प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हो गए येमेन में भी। उनको लगा कि हम भी अपनी सरकार को गिरा सकते हैं एज पार्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग्स, ठीक है। और हुत्थीज भी इनको सपोर्ट करने लगे। ये तो बिल्कुल लाजमी था क्योंकि हुत्थीज तो पहले ही अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ थे। तो प्रेसिडेंट सले, इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खुद भी एक जायदी थे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन इनको ऑब्वियसली चिंता वही थी कि कहीं ये हुत्थीज इतने स्ट्रांग हो गए कि हमारी सरकार को ही गिरा देंगे तो ऑब्वियसली इनकी पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं वैसे आपको बताऊं ये कहीं ना कहीं हुत्थीज को सपोर्ट करते भी थे, लेकिन इनको अपनी गवर्नमेंट को भी बचाना था। और साथ ही में क्योंकि इनका जो लगाव था वो यूएसए के साथ भी था, इसीलिए ये थोड़े से डिलेमा में फंसे हुए थे। इस टाइम पे क्या हुआ, 11-12 की बात है, इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से एंड इन्होंने पूरा का पूरा जो पावर है ये पकड़ा दी टू हिज डेप्यूटी, जो आज की डेट में येमेन के प्रेसिडेंट हैं, मंसूर हड्डी। एंड ही वॉज अ सऊदी बैक्ड सुन्नी। ये एक सुन्नी मुस्लिम थे मंसूर हड्डी, और इनको सऊदी अरेबिया भी बैक कर रही थी। इनको पूरी की पूरी पावर पकड़ा दी गई। फिर देखिए अब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। येमेन अंडर द गाइडेंस ऑफ द सऊदीज एंड द एमिराटीज स्टार्टेड अ पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्लान। येमेन को लगा कि अब जो है हमारे पास सपोर्ट सऊदी अरेबिया की है, येमेन को लगा अब हमारे पास सपोर्ट यूएसए की है, तो क्यों ना हम एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्लान शुरू कर दें जिसके माध्यम से येमेन में थोड़ी सी शांति वापस आ सके। यूएस गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया किसको, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को। आप सभी जानते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो डी फैक्टो हेड हैं वो कौन है, सऊदी अरेबिया है। यहां पर इस पूरी की पूरी चीज को यूएसए से बहुत समर्थन भी मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सन 11-12 की बात है, ये 2011-12 की बात है, बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और उनकी जो विदेश नीति की जो बेसिकली उनकी प्रेफरेंसेस थी, उनका मानना यही था कि सऊदी अरेबिया अगर हमारे लिए हमारी गेम मिडिल ईस्ट में खेल दे तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, राइट। और इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएसए में जो नज़दीकियां थी इस टाइम पे बहुत बढ़ गई थी, राइट। अब देखिए धीरे धीरे बेस बन रहा है इस पूरे के पूरे युद्ध का, जो गृह युद्ध येमेन में शुरू हुआ। अब ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्लान में जो येमेन ने कहा कि हम सभी को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, हम सऊदी अरेबिया को भी ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, हम यूएसए को भी ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, हमारी सरकार भी होगी और हुत्थीज को भी हम ऑन बोर्ड लेकर आएंगे। तो कुछ टाइम तक तो हुत्थीज इस डायलॉग का पार्ट थे, लेकिन कुछ टाइम बाद हुत्थीज को लगा कि ये सरकार हमारे हक में बात नहीं कर रही है, क्योंकि जो मिस्टर हड्डी हैं ये बेसिकली सऊदी अरेबिया की सपोर्ट के ऊपर जी रहे हैं, प्लस ये सुन्नी है। इसकी वजह से हुत्थीज को लगा कि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। इस टाइम पे याद कीजिए जो पहले के प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सले, वो खुद भी एक जायदी थे, और अली अब्दुल्ला सले को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उन्होंने हाथ मिला लिया हुत्थीज के साथ, और हुत्थीज और इन लोगों ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया अगेंस्ट मिस्टर हड्डी एंड हिज सपोर्टर्स। और तब से लेकर आज तक
हम ये मान सकते हैं ये तब से लेकर आज तक सिचुएशन बिल्कुल भी बदली नहीं है। यानी कि हुथीज एक फोर्स बन चुके हैं, मिस्टर हड्डी की गवर्नमेंट एक फोर्स बन चुकी है जिनको सपोर्ट मिल रही है सऊदी अरेबिया से, एंड तब से लेकर आज तक सिचुएशन वैसी ही चल रही है। जनवरी 2015 में द हुथी सले अलायंस हैड कैप्चर्ड सना, इन्होंने जो यमन की राजधानी है उसको कैप्चर कर लिया था, एंड अधिकतर जो नॉर्दर्न यमन है इसको भी कैप्चर कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, इन्होंने सदा तो इनका खुद का था ही, सदा यानी कि ये वाला, और सना भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि जो एरिया है वो तो काफ़ी कम है जो हुथीस के पास है, और जो हड्डी के पास एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, रेड वाला पार्ट। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इस एरिया में कुछ है नहीं। जो अधिकतर यमन की इकोनॉमी और यमन की जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है इस पर्टिकुलर एरिया में, इसीलिए इस एरिया को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, यमन और सऊदी अरेबिया के पिक्चर को समझते हैं। क्योंकि यमन का जो ट्रांजिशन था वो ऑब्वियसली वो अपने पैरों पर ही टूट गया, वो खड़ा नहीं हो पाया। इन अर्ली 2015 सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि हम अब यूएसए को सपोर्ट करेंगे और अब हम जो है जंग लड़ेंगे यूएसए के नाम पे यमन में जाके। और सऊदी अरेबिया के उस टाइम पे बहुत ही यंग डिफेंस मिनिस्टर थे जो आज की डेट में बहुत फेमस भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दी सऊदी अरेबिया के नाम पे इन मार्च 2015, और इनको ये लगा कि हम बहुत ही जल्दी हुथीस को हरा देंगे, क्योंकि हुथीस तो एक रेबल ग्रुप है और हम तो इतनी बड़ी कंट्री हैं, हमारे साथ में यूएसए भी खड़ा हुआ है, राइट। इस चीज़ को लेकिन ये युद्ध चलता रहा 2 साल तक, कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला जनवरी 2017 में, इन्होंने भी सपोर्ट किसको किया, इन्होंने सपोर्ट किया मोहम्मद बिन सलमान को कि हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए हम मिलकर हुथीस को हराएंगे। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हुथीस को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया लॉन्चेस येमन एयर स्ट्राइक्स। ये बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम था जब येमन में रैंडमली एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे और रैंडमली लोगों को मार गिराया जा रहा था एज अलायंस बिल्ड्स अगेंस्ट हुथी रेबल्स, ठीक है। ये 2015 की न्यूज़ है। अब क्या हुआ, 4 साल तक ये वॉर चलती रही। ट्रंप की सरकार खत्म हो चुकी है, जनवरी 2021 आ चुका है, लेकिन अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। इनफैक्ट जो मैंने आपको ये वाला मैप दिखाया है, जो हुथीज़ हैं उनके पास आज भी नॉर्दर्न येमेन का अधिकतर इलाका अवेलेबल है, और जो बाकी का एरिया है वो असल में हड्डी गवर्नमेंट के पास है, राइट। अब जो करंट सिचुएशन है, सऊदी लेड कैंपेन लॉस्ट इट्स स्टीम ओवर द ईयर्स। अब सऊदी अरब को लग रहा है कि हम करें तो क्या करें, 4-5 साल हो चुके हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इनफैक्ट इसके बदले में हुथीज़ ने भी कई सारे अटैक्स लॉन्च किए सऊदी की सिटीज़ में, क्योंकि जो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी गई थी नॉर्दर्न येमेन में, तो हुथीज़ को लगा हम भी बदला लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हुथीज़ ने अपनी एक सरकार बना ली है नॉर्दर्न येमेन में, सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल बना लिया है जिसके कि एक प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। एंड इनका प्रॉपर एक ढांचा बना हुआ है जिसमें सब कुछ चल रहा है, जुडिशरी भी है, प्रेसिडेंट भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, सब कुछ इनका काम चल रहा है। आप ये देख सकते हैं द हिंदू का ये वाला एक आर्टिकल है सितंबर 19 का, जिसमें ये कहा गया है सऊदीज हैव लॉस्ट द येमेन वॉर। इनफैक्ट दुनिया भर के कई सारे लोग इसको मानने भी लग गए कि शायद अब सऊदी के हाथ से जो येमेन की वॉर है वो निकल चुकी है, राइट। करंट सिचुएशन को भी देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट हुथीज़ के हक में है और हुथीज़ के साथ में है, ठीक है। अब येमेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आपका हुथी कंट्रोल्ड नॉर्दर्न टेरिटरीज है, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न टेरिटरीज। सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है जो कि यूएई के द्वारा बैक्ड है, ठीक है। इसकी अलग कहानी है, एक टाइम पे यूएई सऊदी अरेबिया के साथ था, लेकिन आज यूएई सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है। एंड रेस्ट इज हेल्ड बाय द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हड्डी। और प्रेसिडेंट हड्डी ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं, ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। वो येमेन में नहीं रहते हैं क्योंकि कभी भी उनकी असैसिनेशन हो सकती है, राइट। दिस इज द लेटेस्ट सिचुएशन। अब देखिए, अब ट्रंप सरकार को इस चीज़ का काफ़ी दुख था कि हम अपने 4 साल के टेन्योर में एक रेबल मूवमेंट को कंट्रोल में नहीं कर सके, उनको काबू में नहीं कर सके। तो उन्होंने जाते जाते एक फाइनल ब्लो दे दिया। ट्रंप सरकार लास्ट ऑफिस में कब थी, जनवरी 20 को, जनवरी 19 को मान लीजिए, ठीक है। जनवरी 11 को उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया। उन्होंने कहा कि हम जो हुथीज़ हैं उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं, घोषित करते हैं। इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान ये हुआ कि जो हुथीज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि अमेरिका ने उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो इनको जो सहयोग मिलता था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलता था, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को लेके येमेन में बहुत बवाल हुआ। इस चीज़ को लेके येमनियों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा जाते जाते आपने क्यों किया, राइट।
According to diplomats and bipartisan member of Congress, it could further inflame the situation. इनफैक्ट उनको ये लगा कि कहाँ तो यूएसए सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया को और शायद हम कुछ ना कुछ आगे आने वाले ईयर्स में कर पाते, लेकिन क्योंकि हमने जाते जाते ऐसा काम कर दिया है तो हो सकता है कि ये चीज़ हो सकता है वापस यूएसए के ऊपर ही आके पलट जाए, राइट। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है येमेन की, ये बहुत ख़राब है। आपको मालूम होगा कोई भी दुनिया में आज की डेट में ऐसा देश नहीं है जो कि इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुका हो गृह युद्ध से जितना कि येमेन है। आप यहाँ पे इसके आंकड़ों को देख सकते हैं, काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। अब बाइडन की सरकार आई 2021 जनवरी 20 में। इन्होंने ये कहा कि हम एग्जामिन करेंगे कि जो जाते जाते फैसला लिया गया है माइक पॉम्पियो के द्वारा कि क्या वो वाकई में सही है या नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट वी आर नॉट impeding the provisions of humanitarian assistance। कल ही की बात है, बाइडन ने एक बहुत बड़ी और बहुत अहम अनाउंसमेंट करी। इन्होंने कहा दैट दिस वॉर हैज़ टू एंड। इन्होंने कहा बाइडन पुल्स यूएस सपोर्ट फॉर सऊदी लेड ऑफेंसिव इन येमेन, यानी कि जो सऊदी अरेबिया को अमेरिका सपोर्ट कर रही थी उसको अब हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब फाइनली आज की खबर है, बाइडन ने यह भी घोषित कर दिया है कि हम जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन दी गई थी टू दी येमेन हुथी रेबल्स उसको भी खत्म करने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये मूव है ये सही है। क्या आपको लगता है इसकी वजह से येमेन में शायद पीस आ सकता है। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करूँगा, लेकिन आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी रिगार्डिंग द सिविल वॉर इन येमेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।